नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है लेखांकन अनुपात, अकाउंटिंग रेशियो। देखिए, हमने वित्तीय विवरणों की जो विश्लेषण की विभिन्न तकनीकें पढ़ी हैं, उनमें एक तकनीक है वो है लेखांकन अनुपात। यानी जो वित्तीय विश्लेषणों की तकनीकों में हमने क्या पढ़ा था, हमने देखा था कि तुलनात्मक वित्तीय विश्लेषण है, समरूप या समानाकार वित्तीय विश्लेषण है, लेखांकन अनुपात है, रोकड़ प्रवाह विश्लेषण है, कोष प्रवाह विश्लेषण है, समुच्चयद बिंदु विश्लेषण है, प्रवृत्ति विश्लेषण है। तो उन सभी में एक तकनीक कौन सी है वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की? लेखांकन अनुपात है। ठीक है, तो लेखांकन अनुपातों को आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। देखिए, लेखांकन अनुपात शुरू करते हैं तो आपके सामने लेखांकन अनुपातों का जो वर्गीकरण है वो दे रखा है कि लेखांकन अनुपातों का वर्गीकरण पहला है परंपरागत वर्गीकरण और दूसरा क्रियात्मक वर्गीकरण। परंपरागत वर्गीकरण की हम बात करते हैं तो परंपरागत वर्गीकरण के अंतर्गत पहला है लाभ हानि विवरण अनुपात, दूसरा है तुलन पत्र अनुपात और तीसरा है मिश्रित अनुपात। ये तीनों रूप किसके अंतर्गत है? परंपरागत वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। और क्रियात्मक वर्गीकरण के अंतर्गत हम बात करते हैं, फंक्शनल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत है, तो हमारे सामने देखो, पहला है द्रव्यता अनुपात, लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा ऋण शोधन क्षमता अनुपात, सोल्वेंसी रेशियो, और नंबर 3 क्रियाशीलता अनुपात, एक्टिविटी रेशियो, और नंबर 4 लाभप्रदता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये 4 अनुपात हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? क्रियात्मक वर्गीकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो हमने अनुपातों के देखे वर्गीकरण, एक तो परंपरागत वर्गीकरण हो गया और एक क्रियात्मक वर्गीकरण हो गया। ठीक है, तो क्रियात्मक वर्गीकरण के अंतर्गत जो द्रव्यता अनुपात है, जो ऋण शोधन क्षमता अनुपात है, जो क्रियाशीलता अनुपात है, जो लाभप्रदता अनुपात है, अंग्रेजी में लिक्विडिटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कहते हैं, उनके बारे में हम इस लेखांकन अनुपात वाले अध्याय में पढ़ेंगे। इनके बारे में कि ये अनुपात क्या होते हैं, किस प्रकार से अनुपात निकाले जाते हैं, इनका उपयोग क्या होता है, इन सभी बातों का हम आज की क्लास में अध्ययन करेंगे। तो अनुपातों के वर्गीकरण को आपने पढ़ लिया कि 2 प्रकार का वर्गीकरण होता है, परंपरागत वर्गीकरण और क्रियात्मक वर्गीकरण होता है। तो देखिए, क्रियात्मक वर्गीकरण के अंतर्गत जो पहला है द्रव्यता अनुपात है, उसको हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। देखिए, द्रव्यता अनुपात, लिक्विडिटी रेशियो की हम बात करते हैं तो जैसे इसके नाम से पता चलता है कि ये क्या बताता है कि किसी भी कंपनी की अल्पकालीन शोधन क्षमता या तरलता को दर्शाते हैं। जो कंपनी की द्रव्यता है उसको दर्शाते हैं कि कंपनी अपने जो अल्पकालीन जो ऋण है, जो देयता हैं, उनका भुगतान किस प्रकार से कर सकती है। ठीक है, तो जो द्रव्यता अनुपात है, लिक्विडिटी रेशियो, इसको अल्पकालीन शोधन क्षमता अनुपात भी कहते हैं। ठीक है, तो इस द्रव्यता अनुपात के अंतर्गत, लिक्विडिटी रेशियो के अंतर्गत हम 2 प्रकार के अनुपात पढ़ेंगे, पहला चालू अनुपात और दूसरा तरल अनुपात। चालू अनुपात को अंग्रेजी में कहते हैं करंट रेशियो और तरल अनुपात को कहते हैं क्विक या लिक्विड रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो चालू अनुपात हो गया करंट रेशियो और तरल अनुपात हो गया क्विक या लिक्विड रेशियो, इसको बोलते हैं। तो द्रव्यता अनुपात यानी जो अल्पकालीन शोधन क्षमता या तरलता को दर्शाते हैं और इन्हें अल्पकालीन शोधन क्षमता अनुपात भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत देखिए, जो पहला है चालू अनुपात, उसको हम देखते हैं क्या है चालू अनुपात। देखिए, चालू अनुपात, चालू अनुपात को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में करंट रेशियो कहते हैं। और चालू अनुपात को आपको पता है कार्यशील पूंजी अनुपात भी, वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं। ठीक है, तो चालू अनुपात क्या है? कि चालू अनुपात है वो चालू संपत्तियों और चालू दायित्वों के मध्य संबंध को दर्शाता है। यानी ये अनुपात ये दर्शाता है कि कोई भी कंपनी या कोई भी संस्था अपने चालू संपत्तियों में से चालू दायित्वों का भुगतान कर पाती है या नहीं कर पाती है। यानी चालू दायित्व है ज़्यादा है या चालू संपत्तियां ज़्यादा है, वो इस अनुपात के द्वारा हम किसी भी संस्था कंपनी की ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए कि अगर ये अनुपात चालू अनुपात 1 या 1 से अधिक होता है तो इसका मतलब होता है कि कोई भी कंपनी है वो अपनी चालू संपत्तियों से चालू दायित्व का भुगतान करने में सक्षम है, और यदि 1 से कम होती है तो इसका मतलब वो भुगतान नहीं कर पाती, उसमें क्या है? कम है। तो देखिए, इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है
चालू अनुपात करंट रेशियो बराबर चालू संपत्तियां बट्टा चालू दायित्व है, करंट एसेट्स बट्टा करंट लायबिलिटीज। यानी करंट रेशियो का सूत्र होता है करंट एसेट्स बट्टा करंट लायबिलिटीज। जितने भी करंट एसेट्स हैं उन सबको जोड़ेंगे, उनको ऊपर रख देंगे, और जितने भी करंट लायबिलिटीज है उनका जोड़कर भाग लगा देंगे। तो इसका देखिए जो आदर्श अनुपात है, आदर्श चालू अनुपात है, वो है 2:1। यानी जो चालू संपत्तियां हैं वो चालू दायित्व का यदि 2 गुना होती है, जैसे मान लेते हैं कि जैसे चालू दायित्व 100 रुपये है और चालू संपत्ति अगर 200 है, तो ये क्या है, आदर्श अनुपात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चालू संपत्तियां चालू दायित्व की कितनी गुणी है, 2 गुना है। या ऐसे देख लेते हैं कि चालू दायित्व है वो 150 रुपये है, तो यहाँ पर अगर चालू संपत्तियां 300 है, तो ये आदर्श अनुपात है। क्यों? क्योंकि चालू संपत्तियां वो चालू दायित्व का कितना है, 2 गुना है। अगर चालू संपत्तियां चालू दायित्व का 2 गुना होती है तो वो कंपनी के लिए क्या है, आदर्श स्थिति होती है। ठीक है, तो इस अनुपात के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि किसी भी कंपनी के अंतर्गत जो चालू संपत्ति है वो चालू दायित्व का कितना गुना है। अनुपात को देखकर ही हम पता लगा सकते हैं कि चालू संपत्तियां चालू दायित्व का कितना गुना है। अब चालू संपत्तियां और चालू दायित्व के अंतर्गत कौन कौन सी संपत्तियां शामिल करते हैं, तो आप लोगों ने वित्तीय विवरण वाला जो अध्याय है वो बड़े ही अच्छे तरीके से पढ़ा है, और हमने उसमें देखा था एक एक बिंदु कि चालू संपत्तियों के अंतर्गत हम क्या शामिल करते हैं, चालू दायित्व के अंतर्गत हम क्या शामिल करते हैं। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं करंट एसेट्स चालू संपत्तियों की। देखिए चालू संपत्तियों के अंतर्गत हमने बात की थी कि हम क्या शामिल करते हैं। जैसे मैं एक बार सीधा आपको बता देता हूँ। नंबर फर्स्ट में तो हम जो करंट इन्वेस्टमेंट है किसी प्रकार का वो शामिल करते हैं। नंबर 2 पर हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस है तो वो शामिल कर लेते हैं। नंबर 3 जो ट्रेड रिसीवेबल है, डेटर्स भी आ रहा है, वो शामिल करते हैं। नंबर 4 में हम देखते हैं तो हम स्टॉक को शामिल करते हैं। नंबर 5 में हम देख लेते हैं जो अदर करंट एसेट्स है, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, एडवांस टैक्स हो गया, किसी को अगर एडवांस सप्लायर्स को दे रखा है तो वो सारे अदर करंट एसेट्स हो गए। और नंबर 6 में हम देखते हैं तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, रोकड़ और रोकड़ समतुल्य, इन सभी को अगर हम जोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, करंट एसेट्स होता है, जिसके बारे में हमने वित्तीय विवरण वाली क्लास में पढ़ लिया था। तो ये सारे मध्य हैं वो देखिए यहाँ पर मैंने लिखी है, आप एक बार इनको देख लें। देखिए करंट एसेट्स की हम बात करते हैं तो करंट एसेट्स के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है, कैश आ जाता है, बैंक आता है, डेटर्स आता है, बीआर आता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस आता है, एडवांस टैक्स आता है, स्टॉक आता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आता है, एक्रूड इनकम होती है किसी प्रकार की। तो ये सभी मद हैं वो करंट एसेट्स के अंतर्गत आती है। इनको मद वाइज मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया, आप अच्छे तरीके से वहाँ पे समझे हुए हो। करंट लायबिलिटीज़ की बात करते हैं तो करंट लायबिलिटीज़ के बारे में भी हमने जो वित्तीय विवरण वाला जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर उसमें बड़े अच्छे तरीके से पढ़ लिया था कि इसमें क्या क्या शामिल होता है। मैं एक बार टॉपिक वाइज बता देता हूँ कि करंट एसेट्स में जो चालू दायित्व उनमें क्या क्या शामिल करते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म लोन है वो इसमें क्या आते हैं, किस में आते हैं, इसी में आते हैं, यानी जो अल्पकालीन ऋण है वो आ जाते हैं। दूसरा जो अल्पकालीन आयोजन है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, वो भी किस में आते हैं, इसी में आते हैं। नंबर 3 की हम बात करते हैं कि ट्रेड पेबल, जो व्यापारिक देते हैं जिसमें क्रेडिटर बीपी वगैरह है, वो भी सारी किस में आ जाएगी, इसी में करंट लायबिलिटीज़ में चालू दायित्व के अंतर्गत आ जाएगा। और अदर करंट लायबिलिटीज़ में हम क्या शामिल करते हैं, तो अदर करंट लायबिलिटीज में हमने देखा था कि अगर किसी प्रकार का जैसे ऋणों पर ब्याज बकाया है या ऋणों पर ब्याज दे हो गया लेकिन चुकाया नहीं गया है तो वो शामिल हो जाता है। अनपेड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड आ जाता है। और इसके अंतर्गत जो अदर करंट लायबिलिटीज़ है उसके अंतर्गत हम क्या शामिल करते हैं, डिविडेंड जो अनक्लेम्ड है, जो नहीं मांगा गया है, अनपेड डिविडेंड है, वो आ जाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बकाया अगर कोई खर्चा है तो वो भी आ जाता है। तो ये मदवाइज जो हमने टॉपिक के अनुसार सारी चीज़ें पढ़ रखी है। बाद बाकी हमने यहाँ लिखा है आपके सामने स्क्रीन पर, इनको मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ, आप देख लीजिए। देखिए करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत क्रेडिटर आएगा, बीपी आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा, शॉर्ट टर्म लोन अगर किसी प्रकार का है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी आएगा, अनअर्न्ड इनकम यानी अनुपार्जित आय भी आएगी, प्रोविजन फॉर टैक्स अगर शॉर्ट टर्म प्रोविजन किसी प्रकार का है तो वो भी आएगा, डिविडेंड पेबल, अनक्लेम्ड डिविडेंड, ये सारी चीज़ें किस में आएगी, करंट लायबिलिटीज़ के अंतर्गत आएगी। और जब हम करंट एसेट्स में करंट लायबिलिटीज़ का भाग लगा देंगे तो करंट रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, जो द्रव्यता अनुपात है, लिक्विडिटी रेशियो, इसके अंतर्गत हम दूसरा अनुपात पढ़ते हैं, तरल अनुपात। कौन सा, तरल अनुपात, जिसे हम लिक्विड रेशियो भी कहते हैं और
क्विक रेशियो भी कहते हैं, और हिंदी में इसका अन्य नाम है अम्लपरक अनुपात। क्या है? एसिड टेस्ट रेशियो भी इसको कहते हैं, और क्विक रेशियो भी, त्वरित अनुपात भी इसको कहते हैं। तरल अनुपात को हम क्या कहते हैं अन्य नाम से? त्वरित अनुपात भी बोलते हैं इसको, और त्वरित के कारण इसका अंग्रेजी में क्या नाम पड़ता है? क्विक रेशियो। तो इसको क्या कहते हैं? लिक्विड रेशियो भी कहते हैं और क्विक रेशियो भी कहते हैं। ठीक है। अब ये अनुपात क्या बताता है? ये अनुपात बताता है कि शीघ्र भुगतान करने की क्षमता की जांच करता है। तो शीघ्र भुगतान करने की क्षमता की जांच कैसे करता है? कि भाई हमारे पास जो दायित्व है, उन दायित्व के आधार पर हम क्या करते हैं? शीघ्र भुगतान करने की क्षमता की जांच करते हैं। दायित्व जो तरल संपत्तियां हमारे पास, क्योंकि भुगतान किससे किया जाता है? तरल संपत्तियों से, जो हमारे पास नकद या नगद समतुल्य जो संपत्तियां हैं, जिनको हम तुरंत नगद में, तरल में परिवर्तित कर सकते हैं, तो उनसे ही किया जाता है? भुगतान किया जाता है। तो जैसे इसके नाम से पता चलता है, तरल अनुपात है, तो तरल संपत्तियों में हम चालू दायित्वों का भाग देकर क्या निकालते हैं? लिक्विड रेशियो निकालते हैं। ठीक है। तो ये अनुपात क्या बताता है? शीघ्र भुगतान करने की क्षमता की जांच करता है। तो इसका सूत्र देखिए क्या है? तरल अनुपात लिक्विड रेशियो बराबर तरल संपत्तियां बट्टे चालू दायित्व है। यानी जो लिक्विड एसेट्स है उसमें करंट लायबिलिटीज का भाग लगाया जाता है, और इसका आदर्श अनुपात है 1:1। यानी ये अनुपात ये कहता है कि हमारे पास चालू दायित्व के बराबर तरल संपत्तियां अगर है, तो वो व्यापार के लिए, कंपनी के लिए आदर्श स्थिति है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास चालू दायित्व 150 रुपये के हैं। ठीक है। और 150 रुपये के बराबर हमारे पास तरल संपत्तियां हैं, तो वो व्यापार के लिए आदर्श स्थिति है। ठीक है ना। तो तरल संपत्तियों में से हम क्या कर देते हैं? चालू दायित्व अगर भुगतान करने में सक्षम है, यानी तरल संपत्तियां और चालू दायित्व बराबर है, तो वो कंपनी के लिए आदर्श स्थिति है, क्योंकि इस स्थिति में हम सभी दायित्वों का भुगतान करने में सक्षम है। क्यों? क्योंकि इसके बराबर हमारे पास तरल संपत्तियां पड़ी है चालू दायित्व के बराबर। अब बात करते हैं कि तरल संपत्तियां निकलेगी कैसी। चालू दायित्व की तो हमने ऊपर बात कर ली थी, जो चालू अनुपात था, करंट रेशियो था, उसमें कि किस प्रकार से हम निकालते हैं। लेकिन तरल संपत्तियां कैसे निकलती है वो हम देख लेते हैं। देखिए, जो तरल अनुपात है वो आदर्श अनुपात क्या? 1:1 है, और करंट रेशियो का जो आदर्श अनुपात था वो क्या था? 2:1। ठीक है। अब लिक्विड एसेट्स, तरल संपत्ति कैसे निकलती है? तो करंट एसेट्स में से एक तो स्टॉक घटा दिया जाता है, और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी एडवांस खर्चे हैं वो घटा दिए जाते हैं। तो दोनों घटाने के बाद में जो बचेगा वो क्या बचेगा? तरल संपत्ति, लिक्विड एसेट्स बचेगी। ठीक है। तो हम क्या घटा देंगे? स्टॉक घटा देंगे, और प्रीपेड एक्सपेंसेस घटा देंगे। किस में से? करंट एसेट्स में से। तो हमारे पास क्या बच जाएगा? लिक्विड एसेट्स। और इस लिक्विड एसेट्स में हम किसका भाग लगाएंगे? करंट लायबिलिटीज का भाग लगाएंगे। तो हमें क्या पता चलेगा? तरल अनुपात, लिक्विड रेशियो का पता चलेगा। तो हम जो द्रव्यता अनुपात है, जो लिक्विडिटी रेशियो है, जिसमें हमने करंट रेशियो, चालू अनुपात, और तरल अनुपात, लिक्विड रेशियो का अध्ययन किया है, तो इन दोनों अनुपातों के आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि व्यापार में तरल संपत्तियां कितनी है, चालू संपत्तियों की स्थिति क्या है, चालू दायित्व की स्थिति क्या है। तो उनका विश्लेषण हम आसानी से कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आज हमने जो पढ़ा है इसको आप अच्छे से समझें, और किसी प्रकार की कोई अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। धन्यवाद।